बताती है, साइंस कैसे इसकी उत्पत्ति के बारे में बताती है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे इसके मतलब किस फूल से या कैसे इसके और जो इसमें रूपांतरण यानी परिवर्तन होता गया या कब इसे कहाँ पाया गया। आइए दोस्तों, मैं वैज्ञानिक रूप से ये आपको बताएंगे कि लहसुन की उत्पत्ति कब हुई, कब कहाँ देखा गया, कब कहाँ पाया गया, कितने शोधकर्ताओं और रिसर्चकर्ताओं का मानना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वैज्ञानिक रूप से कि किस तरह हुई लहसुन और प्याज की उत्पत्ति। इन बाबाओं के बात में आप मत मानिए, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो आप साइंस को मानिए। साइंस जो कहती है वो एक्चुअली 110% सत्य है। वो पूरे वर्ल्ड में उसे रिसर्च किया जाता है, इसके बाद उसे माना जाता है। अगर उसमें कोई भी अगर दिक्कत है, कोई भी अगर बंदा साबित कर सकता है कि ऐसा इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, तो अगर साइंस पूरे वर्ल्ड में जो रिसर्च करता इसमें करते हैं, अगर वो एक्यूरेट सत्य है तो उसे आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये बाबा आज तक बॉटनी, मेरा यही क्वेश्चन है, जितने भारत के ढोंगी बाबाओं हैं, आज तक तूने बॉटनी में क्यों नहीं छपा पाया? क्यों बॉटनी में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु के नाम से हुई थी? क्यों आप या ढोकलेबाजी करते हो, कुछ भी बोलते रहते हो, लोग मानते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि बायोलॉजिकल हिसाब से या बायोलॉजिकल जो साइंस है किस तरह माना है कि ऐसे जो बड़े बड़े रिसर्च करता हैं वो कैसे मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति क्या हुई। तो मैं दोस्तों अब बात करूंगा कि इसकी उत्पत्ति के बारे में कि इसकी लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए दोस्तों, मैं बात करूंगा लहसुन और प्याज की उत्पत्ति के बारे में। तो लहसुन का जो इतिहास है दोस्तों, लहसुन का इतिहास कुछ रिसर्चकर्ताओं का मानना है कि लहसुन की मूल भूमि जो है वो मध्य एशिया है। लहसुन की सटीक उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताओं, जैसे कि यह पश्चिम चीन से टियान शान पर्वत को आसपास जो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से उत्पन्न होती है। सुमेरियन ने 2600 से 2100 ईस्वी पूर्व सक्रिय रूप से लहसुन के उपचार गुणों का उपयोग कर रहे थे। यह एक धारणा है कि वो लहसुन को चीन ले आए थे, जहां से यह बाद में जापान और कोरिया में फैला गया था। लहसुन का विस्तार संभवतः पहले पुरानी दुनिया में, बाद में नई दुनिया में हुआ है। बहरहाल कुछ इतिहासकार अभी भी दावा करते हैं कि लहसुन की उत्पत्ति चीन से हुई है और प्राचीन चीन में 2700 ईस्वी पूर्व में लहसुन सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले उपचारों में से एक था। फिर भी इसके तापमान और उत्तेजक प्रभावों के कारण इसे यंग अवधारणा, जिसके अनुसार अच्छे में बुरे होते हैं और बुरे में अच्छा होता है, में रखा गया था। उन लोगों को लहसुन खाने की सलाह दी जाती थी जो डिप्रेशन से पीड़ित होते थे, और इसीलिए लहसुन के इन उत्तेजक या प्रभावों के कारण जापानियों ने लहसुन को जो था वो बौद्ध परंपरा में शामिल नहीं किया गया था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और जापानी व्यंजन भी लहसुन की सराहना नहीं करती है। तो दोस्तों, ये कुछ लोगों का मानना है कि और कुछ पवित्र पुस्तक भी लहसुन की उल्लेख किया गया था कि औषधि पौधे भारतीय और पुजारियों के लिए ये मना करते थे, ये इसे खाते नहीं थे। अब दोस्तों, अब बताएंगे कि लहसुन की और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, जो विकिपीडिया के अनुसार मानना है कि एलियम मोनोकोटाइलडोन्स फूलों के पौधे का एक जीनस है। ये जो पौधा था मोनोकोटाइलडोनेस का फूल वाले पौधे थे, उसका एक सैकड़ों प्रजाति शामिल, इसमें जो थे सैकड़ों प्रजातियां शामिल थी, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, स्केलियन हो गया, प्याज लीफ हो गया, चॉइस शामिल है। सम्मान नाम जिसे एलियम लहसुन के लिए लैटिन शब्द है, और ये जीनस के लिए भी प्रकार की प्रजाति जिसे एलियम सैटिवम है, जिसका अर्थ होता है लहसुन की खेती। अब लहसुन की खेती जो होती है, इसमें से कुछ और प्रकार के थे कि कलर और लिनियस ने पहली बार 1753 में जीनस एलियम का वर्ण किया गया था। वो 1753 में जो पहली बार कलर जो था, कलर के ने लिनियस
लिनियस ने पहली बार 1775 में जीनस लिनियस का वर्णन किया गया था। कुछ स्रोत लहसुन की गाथा के कारण ग्रीक लिनियो टाइलेनो के लिए उल्लेख करते थे। प्राचीन काल से विभिन्न एलियम की खेती की जाती रही है और लगभग यह दर्जन प्रजाति फसलें या बगीचे की सब्जियां के रूप में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था। प्रजातियों की बढ़ती हुई संख्या से जो जटावटी पौधे के रूप में भी महत्वपूर्ण था। तो जटापट्टी पौधे के रूप में महत्व था। इसमें जो था टेक्सोनोमिक रूप से कठिन है और प्रजातियों की जो सीमाएं हैं स्पष्ट नहीं है। प्रजातियों की जो संख्या का अनुमान है बताते हैं 260 जितना कम है और 979 जितना अधिक है। एलियम प्रजाति जो होती उत्तरी गोलार्ध के समशीतोष्ण या जलवायु में पाई जाती है। चिली जैसे ब्राज़ील, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, स्पोर्त्सियम में होने वाले कुछ प्रजातियों को छोड़कर वो 5 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की बीच की ऊंचाई में विभिन्न होते हैं। ये फूलों की एक पत्ती रहित है और जैसे डंडल के शीर्ष पर एक छाता बने होते थे। ये बल्ब प्रजातियों के बीच आकार में विभिन्न होते थे और छोटे लगभग 2 से 3 mm व्यास के लेकर बड़े से 8 से होते थे। कुछ प्रजातियां जैसे वेल्स प्याज की फुस्टिलोसम और लीक एम्प्लीलोकप्रसम इस तरह बल्ब बनाने की बजाय मोटे पत्ते और आधार का विकासित होते हैं। जीनस एलियम के पौधे और रासायनिक यौगिक का उत्पादन करते हैं और ज़्यादातर सिटीन और सल्फेसाइड्स से प्राप्त होते हैं जो उन्हें एक विशिष्ट प्याज या लहसुन का स्वाद और गंदे होने वाले कुछ प्रजातियों को छोड़कर वो 5 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की बीच की ऊंचाई में विभिन्न होते हैं। ये फूलों की एक पत्ती रहित है और जैसे डंडल के शीर्ष पर एक छाता बने होते थे। ये बल्ब प्रजातियों के बीच आकार में विभिन्न होते थे और छोटे लगभग 2 से 3 mm व्यास के लेकर बड़े से 8 से होते थे। कुछ प्रजातियां जैसे वेल्स प्याज की फुस्टिलोसम और लीक एम्प्लीलोकप्रसम इस तरह बल्ब बनाने की बजाय मोटे पत्ते और आधार का विकासित होते हैं। जीनस एलियम के पौधे और रासायनिक यौगिक का उत्पादन करते हैं और ज़्यादातर सिटीन और सल्फेसाइड्स से प्राप्त होते हैं जो उन्हें एक विशिष्ट प्याज या लहसुन का स्वाद और गंध होता है। कई का उपकरणों का खाद्य और पौधे के रूप में किए जाते हैं। हालांकि जीनस के सभी जो सदस्य हैं समान रूप से स्पष्ट नहीं होता कि ज़्यादातर मामला में बल्ब और पत्ते दोनों खाने योग्य होते हैं। विशिष्ट एलियम स्वाद उसी मिट्टी की सल्फेट सामग्री पर निर्भर करता है जिसमें पौधे उगते हैं और गंधक मुक्त विकसित दुर्लभ की घटन होती है। इसमें जो कई प्रकार के इसमें जो कलर भी होते हैं उसमें सल्फेट सामग्री पर निर्भर करता है जिसमें पौधे उगते हैं और गंधक मुक्त विकास स्थिति के दुर्लभ घटना के सभी जैसे एलियम प्रजाति की पूरी तरह से अपना सम्मान तीखापन खो देती है। इसमें देखिए दोस्तों कि इसमें एलियम 500 से अधिक प्रजातियों वाले फूल के पौधे की लगभग 57 प्रजातियों में से एक है। तो इनका मानना 57 प्रजातियों में से एक है दोस्तों। तो इस तरह सोच सकते हैं कि आप कुछ भी ये बोलते। दूसरे और इतिहासकर्ताओं का या शोधकर्ताओं का मानना है कि कोई पुरातत्वविदों या वनस्पति शास्त्रियों और खाद्य इतिहासकारों का मानना है कि प्याज की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई है। अन्य शोधकर्ता जो बताते हैं कि प्याज सबसे पहले ईरान और पश्चिम पाकिस्तान में उगाया गया था। यह माना जाता है कि हमारे पूर्ववर्तियों ने बहुत पहले जंगली प्याज की खेती और खाना शुरू कर दिया था। खेती यहाँ तक कि लेखन जो के आविष्कार होने से बहुत पहले है। तो देख सकते हैं दोस्तों जब लिखना नहीं जानते थे तो इनको कैसे पता चल गया कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति इनके शास्त्र में कैसा लिखा गया। देखिए दोस्तों यहाँ पास स्पष्ट लिखा है कि जंगली प्याज की खोज की और खाना शुरू कर दिया गया था। खेती और यहाँ तक कि लेखन का आविष्कार नहीं, लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था।
उसके पहले बहुत संभावना है जो विनम्र सब्जियां प्रागैतिहासिक आहार में एक प्रधान था। अधिकांश शोधकर्ता इस बात में सहमत है कि प्याज की खेती 5000 साल या उससे भी अधिक की जा रही है, क्योंकि प्याज विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये जो लेखन के पहले की बात है, प्याज और लहसुन की जो उत्पत्ति होती है इसके पहले भी पाया जाता था। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि कुछ शोधकर्ताओं का क्या मानना है। कुछ शोधकर्ताओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ शोधकर्ताओं क्या मानते हैं। कुछ शोधकर्ता ये भी मानते हैं या रिसर्चकर्ता मानते हैं कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति एलियम सेटिवम है, जो जीनस एलियम में बल्ब अनुमान का होता है, जो फूले के पौधों की एक प्रजाति है। उसमें कहना है, विज्ञान का जो मानना है कि फूलों की एक पौधों की एक प्रजाति के रूप में था। इसे करीब रिश्तेदार भी बहुत सारे जैसे प्याज होगा, लीक होगा, विलेस होगा, प्याज और चीन प्याज भी शामिल है, या दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पूर्वोत्तर ईरान या मूल निवासी है। इसमें ये जो कुछ रिसर्चकर्ता बोलते हैं कि मध्य एशिया में पाया जाता था और इसके और पूर्वोत्तर ईरान में भी पाया गया था, लंबे समय से भी पाया जाता था। ये मानव उपयोग के लिए और कई हजारों वर्ष तक इतिहास के साथ दुनिया भर में एक मसाला के रूप में उपयोग किया जाता था। यह जाना जाता है कि प्राचीन जो मिस्रवासी और इसका उपयोग भोजन को स्वस्थ पारंपरिक औषधि दोनों के रूप में किया जाता था। चीन जो था वो विश्व में लहसुन की आपूर्ति का और 76% उत्पादन करता है। अब दोस्तों और बताते हैं कि आम लहसुन की जंगली पूर्वज की पहचान इसकी कई किस्मों में बाझपन के कारण मुश्किल है, जो जंगली रिश्तेदारों के साथ परीक्षण को पार करने की क्षमता रखती है। सीमित करता है कि आनुवंशिक रूप से रूपात्मक रूप से लहसुन जंगली प्रजाति जो होती है एलियम ल्यूकोस्पिंग के समान है, जो मध्य और दक्षिण पश्चिम एशिया में बढ़ता है। ये हालांकि क्योंकि एलियम लैंगेस्पिक्स भी ज़्यादातर वाज है, यह संदिग्ध है कि यह एलियम सेटिवम का पूर्वज है। एलियम प्रकार के सेटिवम इसका पूर्वज मानते हैं। जिन अन्य उम्मीदवारों का सुझाव दिया गया था कि एलियम जो था ट्यूनसेलियनम शामिल है, इसमें जो था एलियम माइक्रोचैटम, एलियम टैक्टम, ये सभी मध्य पूर्व के मूल निवासी माने जाते हैं। तो एलियम और सेटिवम जो था वो जंगली क्षेत्र में बढ़ता था, जहाँ यह प्राकृतिक रूप से बनाया गया। जो ब्रिटेन के जंगली लहसुन कबैया लहसुन था या खेत लहसुन था क्रमशः ये अन्य प्रकार के प्रजातियों के सदस्य हैं। उत्तरी अमेरिका में भी एलियम विनेलो जंगली लहसुन या कबैया लहसुन के रूप में भी जाना जाता है। एलियम जो था ये कैंडेंस या घास के मैदान में लहसुन जंगली या जंगली प्याज के रूप में भी जाना जाता था। लहसुन प्याज के रूप में भी जाना जाता था। खेत में आम या खरपतवार या सिंगल काली लहसुन, जिसमें मोती का एकल लहसुन भी कहा जाता था, कि इसकी जो उत्पत्ति हुई चीन की यूनान और क्रांति से हुई थी। अब दोस्तों बात करेंगे कि इतिहास इसकी कितने साल पुरानी हो सकती है।